नमोवा। इस वीडियो सीरीज में हम लोग स्टैंडर्ड 11 से रिलेटेड जो भी टॉपिक होगा, जो भी सिलेबस होगा, उस सारे टॉपिक्स को हम लोग कवर करेंगे एंड कोशिश करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग स्टैंडर्ड 11 के सिलेबस को कंप्लीट करें। ओके, तो ये बेसिकली फिजिक्स को लेकर के डील करेंगे। हम लोग फिजिक्स को हम लोग समझेंगे। केमिस्ट्री मैथ अभी मैं नहीं लेकर के आ रहा हूँ, जस्ट फॉर फिजिक्स। ठीक है ना। तो जब फिजिक्स हम लोग पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं तो बेसिकली सबसे पहले तो ये सवाल आता है कि ये फिजिक्स है क्या, राइट। तो व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स क्या है? फिजिक्स अगर बहुत सारे टीचर्स की अगर आप बात मानो ना, तो फिजिक्स वो बोलेंगे कि एवरीथिंग इज फिजिक्स, सब कुछ फिजिक्स है। ठीक है, हम ऐसा नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? सब कुछ फिजिक्स नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि फिजिक्स जो है वो एक टूल के जैसा है। जब आप कोई भी काम करते हो तो एक टूल के हेल्प से करते हो। ठीक है ना। आपने इस नेचर को देखा, ठीक है, इस नेचर में ये सारी चीजें क्यों हो रही है, इसे समझने का कोशिश किया। तो उसे समझने के लिए आपने जिस चीज को यूज किया, दैट इज फिजिक्स। ठीक है ना। अब हम ऐसा नहीं बोल सकते कि फिजिक्स ही नेचर है। फिजिक्स इज नॉट नेचर। हम फिजिक्स के हेल्प से, क्योंकि फिजिक्स जो है ना वो सेट ऑफ रूल्स हैं, कुछ रूल्स हैं जिनके हेल्प से हम इस नेचर को समझ पाते हैं। नेचर ही फिजिक्स है, इसे बोलना गलत होगा। ठीक है ना। तो फिजिक्स नेचर के अंदर आता है। नेचर बहुत बड़ी चीज है, इतना वास्ट हम नेचर को अभी तक समझ ही नहीं पाए हैं, राइट। तो फिजिक्स को देखिए, फिजिक्स एक लिमिटेड चीज है कि ठीक है, हमने जो लॉज बनाए, ठीक है ना, एक लॉ बनाया, दो लॉ बनाया, 100 लॉज क्रिएट किए हैं, ठीक है ना, 100 रूल्स क्रिएट किए हैं। तो उनके एक कॉम्बिनेशन, उनके एक कलेक्शन को हम एक नाम देते हैं, दैट इज फिजिक्स, राइट। अब इन सारी चीजों को, जो भी हमारे पास अंडरस्टैंडिंग है, जो भी हमारे पास लॉज हैं, जो भी हमारे पास रूल्स हैं, उन सारे रूल्स को यूज करके अगर हम नेचर को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो दैट इज अ टूल, नॉट द नेचर इटसेल्फ। ठीक है ना। वो खुद नेचर नहीं है, वो एक टूल है, टूल किट है, जिसे यूज करके हम इस नेचर को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ग्रीक्स ने जैसे कहा था कि फिजिक्स तो नेचर है, राइट। फिजिक्स इज नॉट नेचर। नेचर को समझने के लिए हमने फिजिक्स बनाया। ओके ना। फिजिक्स जो है वो खुद अकेले कुछ नहीं कर सकता। ओके। तो फिजिक्स जो है वो हमें एक इमेजिनेशन देता है ना, कि ऐसे ऐसे चीजें हो सकती हैं। बट उसे सही से कंसेप्चुअलाइज करना, वो जो हमें हेल्प करता है। अगर हम बात करें मोर स्पेसिफिकली सॉरी, कि मैथमेटिक्स के बारे में, तो जो मैथमेटिक्स है ना, वो फिजिक्स का एक्चुअली लैंग्वेज है। फिजिक्स तो बस एक थॉट है ना, एक परसेप्शन है चीजों को देखने का। बट उस परसेप्शन को राइट करना, लिखना, कॉपी पेन बुक्स में उतारना, वो हमें जो पावर दिया, पोटेंशियल दिया, वो किसने दिया? वो मैथमेटिक्स ने दिया। तो मैथमेटिक्स जो है वो लैंग्वेज है फिजिक्स की। ओके। सो अगर मैं बोलूं मैथमेटिक्स के बारे में, मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। ये फिजिक्स का एक लैंग्वेज है जो हमें हेल्प करता है क्या करने में, फिजिक्स को अपने जो भी हमने समझा है, जो भी कंसेप्चुअलाइज किया है, उसे वापस उसे बुक्स में या कॉपीज में उतार के लिखना है, या फिर किसी और को कन्वे करना। ठीक है ना। तो अगर हम किसी और को कन्वे कर रहे हैं अपने थॉट्स को, अपने थिंकिंग को, तो वो किसके हेल्प से कर पाते हैं? दैट इज मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। ये अगर देखा जाए तो मोस्ट ऑफ द चीजें फिजिक्स है। जैसे कि साइंस में अगर हम देखें तो साइंस में फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है। ठीक है ना। ये बेसिकली ये तीन चीजें हैं जिन्हें हम आगे देखते हैं, एक पोटेंशियल जिसमें देखते हैं। तो अगर हम इन तीन चीजों को देखें तो हम ये जरूर बोल सकते हैं कि फिजिक्स जो है वो एक बेस है। तो फिजिक्स जो है वो बेस में है। ठीक है। एंड देन इसी फिजिक्स से बाकी सारी चीजें हम एक्चुअली डिराइव कर सकते हैं। तो केमिस्ट्री एंड बायो, ये दोनों चीजें अगर देखा जाए तो ये फिजिक्स से ही आई हैं। कैसे? फिजिक्स बहुत बेसिक लॉज हैं जिसके हेल्प से हम इस नेचर को अंडरस्टैंड कर पाते हैं, समझ पाते हैं। इसी इन्हीं लॉज के वजह से एक्चुअली केमिकल जो रिएक्शंस हैं या जो भी केमिस्ट्री है,
वो इसी लॉज के वजह से हो पाती है। अब ये जो केमिस्ट्री है, ओके, इसी केमिस्ट्री के वजह से हम लोग आए, कोई भी लिविंग बीइंग आया। तो बायोलॉजी बायोलॉजी जो है ना, वो कहाँ से आया? केमिस्ट्री के वजह से आया, ठीक है ना? तो कहीं देखा जाए तो ये पूरी जो सारी की सारी चीजें हैं, वो कहीं ना कहीं फिजिक्स में ही समाई हुई हैं। तो एवरीथिंग इज फिजिक्स जब हम ये बात बोलते हैं, तो हम ये पॉइंट आउट कर रहे होते हैं कि हम केमिस्ट्री को भी बोल रहे हैं, बायो को भी बोल रहे हैं, फिजिक्स को भी बोल रहे हैं। तो ये तीनों की तीनों चीजें जो है ना, वो एक ही चीज है, दैट इज फिजिक्स। तो पूरा का पूरा साइंस अगर हम बोले तो एवरीथिंग इज फिजिक्स। बट हम नेचर को फिजिक्स नहीं बोल सकते, ठीक है ना? क्योंकि नेचर ऐसी चीज है जिसे मैंने अभी तक समझा ही नहीं है, राइट? कि वो है क्या इन रियलिटी। तो इस रियलिटी को समझने के लिए, उस ट्रुथ को समझने के लिए कि हम कहाँ से आए, क्यों आए, कौन हमें लेकर के आया, कैसे ये पूरा ब्रह्मांड बन गया, ये यूनिवर्स क्रिएट हो गया, ठीक है ना, ये अर्थ कैसे क्रिएट हो गया, इन सारी चीजों को समझने के लिए कुछ जो लॉज हैं, कुछ जो रूल्स हैं जो हमने डिफाइन किए हैं। अब ये रूल्स एंड लॉज हम बार बार चेंज करते रहते हैं, राइट? जैसे कि अगर हम न्यूटन का ग्रेविटेशन लॉ लें, तो न्यूटन का ग्रेविटेशन लॉ उस वक्त तक सही था, बट नाउ अब आगे आकर के आइंस्टाइन ने उसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया, राइट? तो ऐसा नहीं है कि एक थ्योरी बन गया, एक रूल बन गया तो वो ब्रह्म सत्य हो गया कि अरे भाई इसके बाद तो और कुछ नहीं होने वाला, ठीक है ना? ये तो ट्रुथ है, यूनिवर्सल ट्रुथ। ऐसा नहीं है। थ्योरीज जब बनते हैं तो उनमें कुछ डिफेक्ट्स होते हैं, कुछ बग्स होते हैं, उन्हें हमें फिक्स करना होता है, राइट? अब आइंस्टाइन की थ्योरी भी हम ये नहीं बोल सकते कि वो 100% सही है, क्योंकि बहुत सारी जगह पे वो थ्योरी भी फेल कर जाती है। तो थ्योरी में मॉडिफिकेशन जरूरी होते हैं, है ना? अगर फिजिक्स ही सब कुछ होता तो जो थ्योरीज हैं वो तो ब्रह्म सत्य होते ना, उन्हें हम चेंज क्यों करते फिर? तो दिस इज नॉट एवरीथिंग। कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को यूज करके हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये हो क्यों रहा है। सिंपल सी बात है। ओके, नाउ नेक्स्ट चीज हम लोग मूव करते हैं अगले पॉइंट पर कि अभी जैसे कि फिजिक्स हमने समझ लिया कि फिजिक्स क्या, तो फिजिक्स एक्चुअली हमें बहुत सारी चीजों को समझने में इनेबल किया है, राइट ना? बहुत सारी चीजें हम समझ पाए फिजिक्स को लेकर के। तो ऐसी क्या क्या चीजें हैं? तो स्टैंडर्ड 11-12 में आपको मोस्ट ऑफ द चीजें पढ़ा दी जाती हैं, जितना भी है फिजिक्स में, मतलब साइंस में एक्चुअली देखा जाए तो जितनी भी सारी चीजें हैं, आपको सब कुछ ऊपर ऊपर से पढ़ा दिया जाता है कि देखो भाई ये सारी चीजें हैं, है ना? आप जब और हाई स्टैंडर्ड में जाओगे तो आपको ये सारी चीजें पढ़नी होंगी। बट ऊपर ऊपर में आपको सब कुछ एक ओवरव्यू दे दिया जाता है 11-12 में कि आपको ये सारी चीजें कवर करनी है आगे जाकर। ओके, एंड मोस्ट ऑफ द चीजें आप पढ़ भी लेते हो, ठीक है? लेकिन ज्यादा डीप में नहीं जाना होता है, हम ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं, ठीक है? तो ये कुछ लिस्ट है। इन लिस्ट को देखिए, इन सारे टॉपिक्स को हमें कवर करना है, स्पेशली कब हमें ये कवर करना है? स्टैंडर्ड 11 में, ओके ना? ये सारे के सारे टॉपिक्स स्टैंडर्ड 11 में हम लोग कवर करेंगे, ओके? जैसे कि यूनिट्स। अब ये यूनिट्स क्या होते हैं, है ना? यूनिट्स आए कहाँ से? जैसे कि मीटर हो गया, सेकंड हो गया, है ना, किलोग्राम है, ग्राम है, ये सारे यूनिट्स क्यों बनाए गए, कहाँ से आए, इनको मेजर कैसे करते हैं, ठीक है ना? इन सारे चीजों के बारे में, डायमेंशंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, है ना, कि डायमेंशंस क्या होते हैं। सॉरी, कि डायमेंशंस क्या होते हैं। देन मोशन के बारे में पढ़ेंगे कि मोशन किस तरीके से होता है, किस वेलोसिटी से कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है ना, तो उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि 10 सेकंड के बाद कहाँ होगा, 1 घंटे बाद कहाँ होगा, ठीक है? मोशन भी बहुत तरह का होगा, लीनियर मोशन होगा, ठीक है ना, प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। प्रोजेक्टाइल मोशन मतलब अगर एक बॉल को अगर फेंक रहे हैं तो वो कहाँ जाके गिरेगा, कितने दूर के बाद जा करके गिरेगा। तो ये सारी चीजें हम लोग इस मोशन में डील करेंगे। एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, एनर्जी क्या होता है एंड ये किधर से आया, ठीक है? एनर्जी का मेन कंसेप्ट क्या है, क्यों हम लोग पढ़ते हैं, कितने टाइप्स के एनर्जी होते हैं। वर्क के बारे में पढ़ेंगे, वर्क क्या होता है। रोटेशनल मोशन के बारे में पढ़ेंगे। अब मोशन बहुत सारे तरह का हो सकता है, लाइक एक लीनियर मोशन भी हो सकता है, मतलब एक ऑब्जेक्ट अगर सीधा चल रहा है दैट इज लीनियर मोशन, ठीक है ना? ऑब्जेक्ट अगर ऐसे ऐसे घूम रहा है ना, तो इसे बोलेंगे सर्कुलर मोशन। ऑब्जेक्ट अपने ही एक्सिस में अगर ऐसे ऐसे घूम रहा है तो उसे बोलेंगे रोटेशनल मोशन। ओके, तो जैसे कि आप इसे देखो, तो ये एक माउस है, ठीक है ना? तो अगर मैं इस माउस का, अगर ये ऐसे चल रहा है दैट इज लीनियर मोशन। तो अगर ये माउस इस तरीके से रिवॉल्व कर रहा है दैट इज सर्कुलर मोशन।
अगर ये माउस अपने एक्सिस में ऐसे ऐसे घूम रहा है, दैट इज रोटेशनल मोशन। तो ये था रोटेशनल मोशन। देन हम लोग इनर्शिया को भी पढ़ेंगे। इनर्शिया क्या होता है, इसका कंसेप्ट क्या है, कहाँ से आया इनर्शिया, क्यों आया। ग्रेविटेशन क्या है, ग्रेविटेशन मतलब बेसिकली हम कोई भी चीज क्यों एक हैवी बिग ऑब्जेक्ट की तरफ अट्रैक्ट होती है। ऐसा कौन सा लॉज हैं जो इसको डिफाइन करती हैं ग्रेविटेशन को, ठीक है। देन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस हम लोग पढ़ेंगे, गैसेस से रिलेटेड कि उनके मॉलिक्यूल्स किस तरीके से मूव कर रहे होते हैं, उनके एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, किस तरह का एनर्जी होता है उसमें। देन वेव्स के बारे में पढ़ेंगे कि वेव्स क्या होती हैं, कैसे जनरेट होती हैं, कितने तरह के वेव्स होती हैं। ऑसिलेशंस के बारे में पढ़ेंगे। अब ये वेव और ऑसिलेशन दोनों एक दूसरे से ना इंटररिलेटेड है। विदाउट ऑसिलेशन कोई वेव नहीं हो सकता, ठीक है ना। अगर वेव जनरेट हो रहा है इट मीन्स कि वहां कहीं ना कहीं ऑसिलेशन हो रहा होगा। तो ऑसिलेशन मतलब एक कोई भी पार्टिकल है, ये ऊपर नीचे अगर हो रहा है या आगे पीछे हो रहा है, तो इट मीन्स कि ऑसिलेट कर रहा है। टू एंड फ्रो मोशन को बोलते हैं ऑसिलेशन। अब ये ऑसिलेशन जरूरी नहीं कि सिर्फ टू एंड फ्रो मोशन हो, मतलब यस हो सकता है, लेकिन ऑसिलेशन बहुत तरह के होते हैं, ठीक है ना। तो उन सारी चीजों को भी हम लोग बोलेंगे, सॉरी पढ़ेंगे। थर्मोडायनामिक्स पढ़ेंगे। थर्मोडायनामिक्स में हम लोग बेसिकली ये देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग हीट इंजन है, ठीक है ना, हीट इंजन को किस तरीके से हम लोग और मॉडिफाई करते हैं, उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं, ठीक है ना। इसके बेसिकली 3 लॉज हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, थर्ड लॉ, ठीक है ना। एंड देन एक और लॉ आता है जो बाद में बनाया गया, दैट इज जीरोथ लॉ, लेकिन वो बाद में पता चला कि काफी इंपॉर्टेंट लॉ है। मतलब इन तीनों लॉ से ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ये है, इन तीनों से पहले तो इसे ही पढ़ना चाहिए, तो इसीलिए इसका नाम जीरोथ लॉ रख दिया गया। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स वो भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इन सारी चीजों का हम लोग कवर करना है स्टैंडर्ड 11 के फर्स्ट फेज में, मतलब बेसिकली स्टैंडर्ड 11 में, ठीक है। स्टैंडर्ड 12 में जो भी कवर करना होगा वो स्टैंडर्ड 12 में हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। अभी स्टैंडर्ड 11 पे हम लोग स्टिक कराते हैं। तो स्टैंडर्ड 11 की जो फिजिक्स है वो स्टार्ट होती है एक सिंपल से टॉपिक से, फिजिकल वर्ल्ड। ओके, अब ये फिजिकल वर्ल्ड है क्या, फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड जैसा कि हमने डिस्कस किया, जो भी ये दुनिया हम देख पाते हैं, ये ब्रह्मांड जो हम देख पाते हैं, ये सारे की सारी चीजें, इसमें जो कुछ भी एग्जिस्ट करता है वो फिजिकल वर्ल्ड में आ जाता है। ओके, तो फिजिकल वर्ल्ड में जो भी सारी चीजें हो रही हैं, जो भी सारी चीजें होने वाली हैं या हो चुकी हैं, उन सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करते हैं फिजिक्स में, ठीक है। अब फिजिकल वर्ल्ड में जो भी सारी चीजें एग्जिस्ट करती हैं उन्हें हम क्वांटिटीज बोलते हैं। क्वांटिटीज क्या है, क्वांटिटीज कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम मेजर कर सकें। तो कुछ ऐसी चीज जिसे हम मेजर कर पाए, दैट इज अ क्वांटिटी, ठीक है ना। जैसे कि मैंने कितना डिस्टेंस मूव किया, तो मैंने कितना डिस्टेंस मूव किया, तो मैं यहाँ से अगर स्टार्ट करता हूँ, मैं कहीं जाता हूँ, तो मैंने जो भी मूवमेंट किया होगा उसे मैं मेजर कर सकता हूँ, राइट। तो जो डिस्टेंस है वो क्या है, एक तरह का फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि मैं उसे मेजर कर सकता हूँ, राइट। टेम्परेचर, टेम्परेचर मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना हॉट है, कितना कोल्ड है, दैट इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। तो वो टेम्परेचर, तो उसे हम मेजर कर सकते हैं, राइट। कोई भी एक बेस वैल्यू लेकर के हम मेजर कर सकते हैं कि ये इससे ज्यादा गर्म है या इससे ज्यादा ठंडा है। कुछ और फिजिकल क्वांटिटी के बारे में सोचिए, जैसे कि इंटेंसिटी। इंटेंसिटी किसका, किसी भी वेव का। या अगर हम लाइट की इंटेंसिटी को देख लें, तो लाइट कितना फॉल कर रहा है ना, हम उसे मेजर कर सकते हैं, ज्यादा लाइट आ रहा है, कम लाइट आ रहा है, तो ये क्या हो गया, एक फिजिकल क्वांटिटी हो गया। जैसे कि लाउडनेस है ना, साउंड की लाउडनेस जो होती है वो भी क्या है, एक तरह का फिजिकल क्वांटिटी है। तो उसे भी हम मेजर कर सकते हैं कि आवाज ज्यादा ऊंचा है कि नीचा है, राइट। अब आवाज की जैसे कि साउंड का जो पिच होता है, बेसिकली फ्रिक्वेंसी की बात करें तो फ्रिक्वेंसी को भी हम मेजर कर सकते हैं, है ना, कि एक सेकंड में कितने वेव्स निकल रहे हैं, कितने वेव्स जनरेट हो रहे हैं, राइट। तो ये भी, इसे भी हम मेजर कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है फिजिकल क्वांटिटी का एग्जाम्पल है। ओके, जो भी चीज हम मेजर कर सकें दैट इज फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, फिजिकल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है, ठीक है। अब जब हम लोग फिजिक्स पढ़ते हैं ना, तो एक बात ध्यान रखनी होती है, सिर्फ फिजिक्स की बात नहीं है। हम कुछ भी पढ़ते हैं ना, तो कोई एक चीज ना ध्यान में रखना होता है दिमाग में। क्या, सिर्फ एक बात, कि हम उस चीज को पढ़ क्यों रहे हैं, राइट। तो अगर हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, अगर हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, अगर हम बायो पढ़ रहे हैं, अगर हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, हम क्यों पढ़ रहे हैं, रीजन क्या है, पॉइंट क्या है उसे पढ़ने का, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ लोग इसे इग्नोर कर देते हैं,
but this is a very important question, more important than the examination that you are going to give. ठीक है ना? आप जो एग्जाम देने जा रहे हो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन कि आप उसे पढ़ क्यों रहे हो। देखिए, हम कोई भी चीज अगर पढ़ते हैं तो उसके पीछे ना कुछ रीजंस हो सकते हैं। ठीक है, किसी का फाइनेंशियल रीजन हो सकता है, किसी का कुछ सोशल रीजन हो सकता है, किसी का कुछ अपना पर्सनल रीजन हो सकता है। ठीक है ना? इंटेलेक्चुअल रीजन हो सकता है। तो रीजन बहुत तरह के हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल रीजन हो सकता है। ठीक है ना? फाइनेंशियल रीजन क्या हो सकता है कि भाई मेरे पास उतने पैसे नहीं है अभी फिलहाल के लिए, तो पढ़ लेते हैं, पढ़ लिख के कुछ जॉब वॉब लगेगा एंड देन उससे मेरी कुछ अर्निंग होगी तो हो जाएगा। साइंस पढ़ लेंगे तो अच्छा थोड़ा जॉब लग जाएगा। कॉमर्स पढ़ेंगे उससे भी अच्छे जॉब लग सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आर्ट्स पढ़ेंगे थोड़ा मुश्किल होगा बट जॉब तो लग ही जाएगा। अब तो खैर ये साइंस कॉमर्स एंड आर्ट्स वाला डिस्टिंक्शन ही हट गया है। ठीक है ना? तो अब उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट ही रह नहीं जाएगा। अब जिसको जो पढ़ना है वो आदमी पढ़ सकता है, राइट? मैथ्स के साथ साइंस पढ़ सकता है, मैथ्स के साथ हिस्ट्री भी पढ़ सकता है। तो वो उस पर डिपेंड करता है कि वो उसका इंटरेस्ट किधर की ओर जा रहा है। ठीक है, अभी ये सारी चीजें फाइनेंशियल कंडीशन ये हो सकता है पढ़ने का रीजन। दूसरा तरीका हो सकता है, मतलब दूसरा रीजन हो सकता है कि सोशल रीजन हो सकता है। सोशल रीजन में क्या कि अगर कोई एक बच्चा है और वो एक्चुअली थोड़ा पढ़ाई में कमजोर है। ठीक है, अब पढ़ाई में कमजोर है तो उसके आसपास जो रिलेटिव हैं, है ना, वो बोलेंगे उसके सामने, अरे मेरा बेटा तो ऐसा है, मेरी बेटी तो ऐसी है, अरे इतनी अच्छी पढ़ती है, इतना अच्छा पढ़ता है। ठीक है ना? आपका बेटा बहुत कमजोर है। ठीक है, अब जब ऐसी बातें वो सुनता है ना सोसाइटी में तो उसे भी मन करता है कि मैं भी थोड़ा सा अच्छा करूं पढ़ाई को लेकर के, है ना? तो फिर पढ़ना स्टार्ट करता है। तो एक मोटिवेशन तो वहां से भी आ सकता है कि सोशल प्रेशर हो सकता है, वो मोटिवेशन तो नहीं बोलेंगे, इसे प्रेशर बोलेंगे, है ना? तो वो प्रेशराइज होके बेचारा पढ़ना चाहता है। तो एक तो ये मोटिव हो सकता है, रीजन हो सकता है पढ़ने का। दूसरा हो सकता है कुछ इंटेलेक्चुअल रीजन। इंटेलेक्चुअल रीजन क्या हो सकता है कि वो अपने इंटेलेक्ट को इंक्रीज करना चाहता हो। ठीक है ना? वो चाहता हो कि अपने नॉलेज बेस को थोड़ा इंक्रीज करे। ठीक है, कोई फिजिक्स भी पढ़ रहा है, कोई मैथ्स भी पढ़ रहा है, कोई साइंस भी पढ़ रहा है, सॉरी कोई हिस्ट्री भी पढ़ रहा है ना? तो ये सारी चीजें वो पढ़ना चाहता है। क्यों पढ़ना चाहता है? इकोनॉमिक्स भी पढ़ना चाह रहा है वो। क्यों पढ़ना चाह रहा है? अपने नॉलेज बेस को इंक्रीज करने के लिए। तो सब लोग जॉब के लिए नहीं पढ़ते हैं, सब लोग सोशल प्रेशर में नहीं पढ़ते हैं, कुछ लोग अपने इंटेलेक्चुअल बेस को भी इंक्रीज करने के लिए पढ़ते हैं, राइट? एक रीजन और हो सकता है पढ़ने का, साइकोलॉजिकल रीजन। साइकोलॉजिकल रीजन क्या है सर? साइकोलॉजिकल रीजन ये होता है कि कुछ साइकोलॉजी में चल रहा होता है उस बच्चे का कि मुझे सिर्फ पढ़ना है, मुझे और कुछ नहीं करना, मुझे सिर्फ पढ़ना है। ऐसे भी लोग होते हैं जो एक्चुअली साइकोलॉजी इस तरीके से हो जाता है उनका कि वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ते रह जाते हैं, जिंदगी में और कुछ नहीं करना चाहते, बस पढ़ना चाहते हैं। जितना नॉलेज है वो बस गेन करना चाहते हैं। कुछ हो उससे या ना हो उससे उनको फर्क नहीं पड़ता है, बस उन्हें पढ़ना है। ठीक है ना? तो इस तरह के भी कुछ साइकोलॉजिकल रीजंस होते हैं चीजों को पढ़ने के लिए। ये सारे रीजंस, जो भी रीजंस हैं, इनका एक मोटिव होना चाहिए। अगर मोटिव नहीं है तो ये सारे के सारे जो रीजंस हैं वो कहीं इफेक्ट नहीं करेंगे। एक होता है कॉज, एक होता है इफेक्ट। अगर इफेक्ट है तो कहीं ना कहीं इसका कॉज होगा, कॉज है तो उसका इफेक्ट भी होना चाहिए। आप बस कॉज किए जा रहे हो, कॉज मतलब कॉज दिए जा रहे हो, बस पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, उसका इफेक्ट नहीं नजर आ रहा, तो वो कॉज बेकार है। वो कॉज हम कहेंगे नहीं कि वो कॉज है। ठीक है ना? अब इफेक्ट दो तरह के हो सकते हैं, एक गुड इफेक्ट भी हो सकता है, बैड इफेक्ट भी हो सकता है। ये हम पे डिपेंड करता है कि हम जो चीज पढ़ रहे हैं उसका हम कैसे इस्तेमाल करें, राइट? जैसे कि एक एग्जांपल के लिए, जो भी एटॉमिक बॉम्ब बना, है ना, ये एक अच्छा टेक्नोलॉजी था एटॉमिक बॉम्ब। लेकिन इसका यूज किस पर डिपेंड किया? जिसने इसे यूज किया। अब वो चाहता तो इसे अच्छे से भी यूज कर सकता था, वो चाहता तो इसे बुरे से भी यूज कर सकता था, जो उसने किया भी, राइट? जापान में जो उसने बॉम्ब गिराया गिराया, दो बॉम्ब गिराए, राइट, एक छोटा एक बड़ा। तो वो दो जो बॉम्ब्स थे वो न्यूक्लियर बॉम्ब्स थे। वो इतने हार्मफुल थे कि बहुत सारे लोगों को उसने मार दिया, है ना? नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन बेकार हो गई। ठीक है, तो इतना डिवास्टेशन लेकर के आया।
ये उस पर डिपेंड कर रहा था कि वो अच्छा काम करता, बट उसने क्या किया, एक गलत काम किया। ठीक है। तो जब हमें कुछ पोटेंशियल मिलता है, जब हमें कुछ पावर मिलता है ना, तो सॉरी, जो भी कॉज होता है, वो कॉज से जो इफेक्ट निकल के आता है, ये दो तरह के इफेक्ट हैं, बैड इफेक्ट, गुड इफेक्ट, हम पे डिपेंड करता है। कहते हैं ना, नचिकेता का आपने स्टोरी सुना होगा, राइट? हमारे पास हमेशा दो ऑप्शंस होते हैं, एक श्रेय का और एक प्रिय का। ठीक है ना? श्रेय का रास्ता क्या है और प्रेय का रास्ता क्या है? प्रेय का रास्ता वो होता है जो लुभावना होता है, जो क्षणिक होता है, जो क्षणिक सुख देता है, मतलब कि बहुत छोटे समय के लिए हमें एक बहुत अच्छा फील करता है, अनुभव करवाता है। ठीक है? उसे बोलते हैं प्रेय। लगता तो है कि बहुत अच्छा है, क्योंकि हमें वहाँ कंफर्ट मिल रहा होता है। ठीक है ना? बट वो लॉन्ग टर्म में हमें बहुत नुकसान पहुंचाता है। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि जो शॉर्ट टर्म कंफर्ट दे वो लॉन्ग टर्म में नुकसान ही पहुंचाए। हमें पहचानना होता है कि वो सही में लॉन्ग टर्म देखना होता है, कि दूरदर्शी हमें थोड़ा बनना होता है, कि लॉन्ग टर्म में ये जो पाथ है वो मुझे सही पॉइंट पर पहुंचाएगा कि नहीं पहुंचाएगा। एंड जो दूसरा है वो है श्रेय। श्रेय मतलब जो अभी तो अनकंफर्टेबल लग रहा है, अभी तो हमें थोड़ा सा मेहनत करना है, बट आगे जा करके ये मुझे एक अच्छा फ्रूटफुल रिजल्ट देगा। ठीक है? सिर्फ मुझे ही नहीं, इस पूरे विश्व को एक फ्रूटफुल रिजल्ट देगा। तो जब भी हम कुछ पढ़ते हैं, जब भी हम कुछ गेन करने की कोशिश करते हैं, या जो भी हम कुछ करने की कोशिश करते हैं, हमारे इंटेंशंस क्या होने चाहिए? हमारे इंटेंशंस होने चाहिए सिर्फ अपने आप को लेकर के नहीं। आज की अगर आप फैमिली को देखो, कोई भी इंसान को देखो, वो सिर्फ खुद तक लिमिट हो चुका है। भाड़ में जाए ना, कौन क्या कर रहा है, मुझे उससे क्या फर्क पड़ता है, मुझे अपने आप को देखना है। भाई सब अगर ये करने लग जाए तो ये दुनिया चलेगी ही नहीं, ये सोसाइटी कोलैप्स कर जाएगी। सोसाइटी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कुछ भी पढ़ रहे हो ना, आप साइंस पढ़ रहे हो, मैथ्स पढ़ रहे हो, सोशल साइंस पढ़ रहे हो, जो भी पढ़ रहे हो, इन सारा ये सारा कुछ जो पढ़ाई है वो किस वजह से है? इस सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए है। सिर्फ आप अपना बेटरमेंट नहीं कर सकते। आपको सिर्फ अगर अपना बेटरमेंट करना है तो आप खुद के लिए पढ़ो, और खुद के लिए पढ़ोगे तब खुद के लिए अर्न करोगे। आप इस देश को कुछ नहीं दे रहे हो, आप इस सोसाइटी को कुछ नहीं दे रहे हो। अगर आप नहीं दोगे तो आपका नेक्स्ट जनरेशन भी यही करेगा, और जब आपका नेक्स्ट जनरेशन भी यही करेगा तो सोसाइटी कोलैप्स कर जाएगा, सोसाइटी सस्टेन नहीं कर पाएगा। ठीक है ना? तो हम जो भी करते हैं उसके पीछे एक इंटेंशन होना चाहिए, कि हम सिर्फ खुद के लिए ना करें, इस सोसाइटी के लिए करें। राइट? तो फिजिक्स भी हमें ये एक मोटिवेशन देता है कि जो भी हम कर रहे हैं वो सोसाइटी के लिए कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, हमने स्टीम इंजन बनाया, ठीक है ना? तो स्टीम इंजन क्यों बनाया? लोकोमोशन को थोड़ा सा आसान बनाने के लिए। एक जगह से दूसरे जगह पे जाते थे तो क्या होता था कि चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती थी, है ना? मतलब आसानी से नहीं जा पाते थे। स्टीम इंजन जब आया तो हेवी हेवी चीजें हम लोग क्या किए, उस पे रखे, एंड उसे हम लोग मूव करके ले जाने लगे। तो हमारे लोकोमोशन आसान हो गया। राइट? तो स्टीम इंजन ने ये काम किया, एरोप्लेन बना। एरोप्लेन ने भी ये किया, बहुत दूर अगर जाना है तो बहुत दूर हम पैदल से अगर जाते तो बहुत टाइम लग जाता। राइट? कुछ ले करके जाना बहुत टाइम लग जाएगा। तो अभी तो हम एक दिन में पहुंच जाते हैं, एक देश से दूसरे देश। राइट? एक दिन भी नहीं लगता, कुछ घंटे में पहुंच जाते हैं। तो ये सारी टेक्नोलॉजी जो जनरेट किए हैं हम लोगों ने, वो क्यों किए हैं? सिर्फ खुद के लिए? सिर्फ खुद के लिए ही करना होता तो प्लेन इतना बड़ा बनाने की क्या जरूरत थी? राइट? सिर्फ खुद के लिए करना होता तो इतना बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने का क्या जरूरत था? तो हम सिर्फ खुद के लिए नहीं कर रहे हैं, इस सोसाइटी के लिए कर रहे हैं। तो वी हैव टू थिंक अबाउट द सोसाइटी, है ना? सोसाइटी में जितने भी लोग हैं, उन सबको हमें आगे लेकर के चलना है, साथ में बढ़ना है ना? भारत को आज विश्व मित्र बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? क्योंकि भारत सिर्फ आगे नहीं बढ़ रहा है, खुद नहीं बढ़ रहा है, वो खुद के साथ भी जो छोटे छोटे नेशंस हैं उनको भी आगे बढ़ लेकर के जा रहा है। ठीक है ना? अगर हम अमेरिका की बात करें, रूस की बात करें, ठीक है ना, चाइना की बात करें, यूके की बात करें, जर्मनी की बात करें, ये सब लोग डेवलप किए, लेकिन डेवलप सिर्फ खुद में आया इनका डेवलपमेंट, ये दूसरों को हेल्प नहीं किए। राइट? लेकिन भारत अगर डेवलप हो रहा है तो ये बाकी नेशंस को भी हेल्प कर रहा है कि वो भी डेवलप हो, इसलिए तो उसे विश्व मित्र का टाइटल दिया गया। राइट?
तो हमें भी ये अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहिए कि हम सिर्फ अपने लिए डेवलपमेंट ना करें, पूरे दुनिया के लिए, पूरे विश्व के लिए करें, क्योंकि ये पूरा अर्थ क्या है, हमारा एक होम है, होमलैंड। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिजिक्स ने हमें बहुत कुछ इनेबल किया है, बहुत कुछ हम लोग जान सकते हैं फिजिक्स में, राइट। एंड नेक्स्ट है कि टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। तो जो भी टेक्नोलॉजी है, जो हम फिजिक्स में जनरेट करते हैं या फिजिक्स के हेल्प से जो हम टेक्नोलॉजी लेकर के आते हैं, ये टेक्नोलॉजी हमें हेल्प करता है फ्यूचर में और ज़्यादा चीज़ों को, और ज़्यादा नॉलेज को गेन करने में, और नई-नई चीज़ों को समझने में। जैसे कि अभी लेटेस्ट जो नोबेल प्राइज़ मिला फिजिक्स में, है ना? किसे मिला? वो जिसे मिला मुझे याद नहीं है एक्चुअली उनका नाम, ठीक है ना? लेकिन उन्होंने क्या किया कि एक इलेक्ट्रॉन को, ठीक है ना? एक इलेक्ट्रॉन के फेज को, बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन के स्टेट को समझने के लिए बहुत ही छोटे स्केल पर मेजरमेंट किया जाता है। बहुत ही छोटे टाइम के लिए मेजर किया जाता है। अब वो उतने छोटे टाइम के लिए मेजर करना अभी पॉसिबल हो पाया है, एंड दैट इज एटोसेकंड मेजरमेंट। एटोसेकंड का मतलब क्या होता है? एटोसेकंड का मतलब होता है 10⁻⁻18 सेकंड। इतने छोटे समय में किसी भी चीज को मेजर करना, दैट इज एटोसेकंड। ठीक है ना? इससे पहले हम लोग फेम्टो सेकंड में कर पाते थे, लेकिन एटो सेकंड पे पहुंच जाना ये बहुत बड़ी कामयाबी थी। ठीक है ना? और इस वजह से उन्हें अवार्ड दिया गया। तो अब जब क्योंकि ये टेक्नोलॉजी हमने निकाला है, हमने बनाया है, तो अब हम आगे फ्यूचर में और भी ज्यादा चीजों को हम ऑब्जर्व कर पाएंगे, और भी ज्यादा अच्छे अच्छे टेक्नोलॉजीज निकाल पाएंगे कि इस सोसाइटी का और बेटरमेंट हो पाए, राइट। तो टेक्नोलॉजी क्या करता है, हमें हेल्प करता है और फ्यूचर में एडवांस बनने में, राइट, और ज्यादा चीजों को समझने में, और हम थोड़ा नेचर के करीब आ जाते हैं, उसे समझने के करीब आ जाते हैं, राइट। ये टेक्नोलॉजी। अब ऐसा नहीं है कि टेक्नोलॉजी जो है ना वो सिर्फ नॉलेज से ही बनता है, ठीक है ना? तो फिजिक्स जो है वो टेक्नोलॉजी को बनाता है। किसके हेल्प से? कुछ थ्योरीज हैं, है ना, कुछ लॉज हैं, इन सब को यूज करके। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ टेक्नोलॉजी भी जो होता है ना वो हमें हेल्प करता है एक नया थ्योरी, एक नया लॉस बनाने में। ठीक है ना? जैसे कि हम बात करें स्टीम इंजन की, ठीक है ना? तो स्टीम इंजन हमने पहले बनाया, ओके। अब देखा स्टीम इंजन को कि अरे ऐसा ऐसा है। अब क्या करता है ना, इसको और इसकी एफिशिएंसी को कैसे बढ़ाए, इसके काम करने की क्षमता को और कैसे बढ़ाया जाए। तो इसे जब हमने समझना स्टार्ट किया, जब बनाना स्टार्ट किया, जब और इसके एफिशिएंसी को इंक्रीज करना स्टार्ट किया, तो एक नई ब्रांच निकल के आई जिसको हम बोलते हैं थर्मोडायनामिक्स, राइट। तो स्टीम इंजन जो एक टेक्नोलॉजी था, वो क्या बनाया, एक फिजिक्स का ब्रांच बना दिया, दैट इज थर्मोडायनामिक्स, है ना? अब जस्ट उल्टा भी हो सकता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जैसे कि सेमीकंडक्टर एक टेक्नोलॉजी आया। सेमीकंडक्टर को जब हमने समझा, है ना, एक्चुअली ये उल्टा नहीं है, ये वही सेम सेम तरह का एग्जांपल है। सेमीकंडक्टर के बारे में जब हमने जानना स्टार्ट किया, जब इसके बारे में समझना स्टार्ट किया, तो बिल्कुल एक नई ब्रांच निकल के आई फिजिक्स की, एक न्यू टेक्नोलॉजी निकल के आया। जैसे कि हमने लैपटॉप बनाना सीख लिया, कंप्यूटर्स, बेसिकली स्मार्टफोन्स। तो ये सारे टेक्नोलॉजीज कहाँ से निकले? इस सेमीकंडक्टर के नॉलेज से निकले। तो हमने कुछ थ्योरीज बनाए, है ना। फिर इधर ही से जो सेमीकंडक्टर है ना, या फिर जो भी इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इन सबको जब हमने समझना स्टार्ट किया, कुछ थ्योरीज को खगोलना स्टार्ट किया, राइट। तो फिर क्वांटम मैकेनिक्स आ गया। ये एक फिजिक्स का न्यू ब्रांच हमने निकाला। तो टेक्नोलॉजी थ्योरीज को जन्म देती है, थ्योरीज टेक्नोलॉजी को जन्म देती है। ये दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, कनेक्टेड है। फिजिक्स में जो भी लॉज हैं, जो भी थ्योरीज हैं, इनको हम दो तरीके से अप्रोच करते हैं। जो पहला अप्रोच है उससे हम लोग बोलते हैं यूनिफिकेशन, ठीक है। एंड जो दूसरा अप्रोच है इसे हम लोग बोलते हैं रिडक्शनिज्म। ये यूनिफिकेशन क्या है? बहुत सारे थ्योरीज, बहुत सारे लॉज को एक साथ कंबाइन कर देना,
दैट इज यूनिफिकेशन। जैसे एग्जांपल के लिए, जब हम एक चीज से बहुत सारी चीजों को ना एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है, जैसे कि किसी भी चीज का नीचे गिरना, राइट, एक एप्पल है, इस एप्पल का नीचे गिर जाना, है ना, एक सन है हमारे पास, और सन के अराउंड जो है वो प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं, तो प्लैनेट्स क्यों रिवॉल्व कर रहे हैं इसे एक्सप्लेन कर देना, राइट। एक स्टार के अराउंड लाइट का बेंड कर जाना, इन सारी चीजों को कौन एक्सप्लेन करता है? एक चीज एक्सप्लेन कर देती है, कौन? ग्रेविटेशन के लॉज। तो ग्रेविटेशन के लॉज इन सारी चीजों को एक्सप्लेन कर देती है। तो ये एक लॉ है, बट इन सारी चीजों को एक्सप्लेन कर रहा है, लाइक, है ना। तो इसे हम बोलेंगे यूनिफिकेशन, जहां हम बहुत सारी चीजों को एक्सप्लेन करने के जो भी तरीके हैं, है ना, उनको एक लॉ में हम लोग कन्फाइन कर दिए। अब जैसे मैक्सवेल की बात करें, तो मैक्सवेल ने 4 लॉ दिए थे, 4 इक्वेशंस दिए थे, सॉरी। ये 4 इक्वेशंस 1 2 3 4 करके हैं। अब जो पहला इक्वेशन है ना, इस पहले इक्वेशन में इन्होंने पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को कवर कर दिया। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड जितने भी चीजें हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, आप सबको ये पहला इक्वेशन सॉल्व करके दे देगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब अगर चार्ज रुका हुआ है तो उससे रिलेटेड जितने भी फेनोमेनन सबको एक्सप्लेन कर देगा। सेकेंड, इलेक्ट्रोडायनामिक्स को डील कर देता है। इलेक्ट्रोडायनामिक्स मतलब अगर चार्ज अब चल रहा है ना, मूव करना स्टार्ट कर दिया, तो चार्ज अगर मूव करना स्टार्ट कर दिया तो इससे रिलेटेड जितने भी फेनोमेनन है उन सबको ये सेकेंड इक्वेशन जो है वो डील कर लेगा, मतलब वो आपको एक्सप्लेन कर देगा। थर्ड जो है वो क्या एक्सप्लेन करता है? ये थर्ड इक्वेशन एक्सप्लेन कर सकता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, इससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं इन सबको एक्सप्लेन कर देता है ये थर्ड इक्वेशन। फोर्थ इक्वेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी आपके कैलकुलेशंस हैं, जितने भी आपके फेनोमेनन्स हैं, उन सबको एक्सप्लेन कर देता है ये फोर्थ इक्वेशन। तो अब ये 4 इक्वेशन है, बट देखो ये बहुत सारी चीजें कवर कर दे रहा है, राइट। मतलब ये पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी को ये पूरा कवर कर दे रहा है, राइट। तो ये हो गया यूनिफिकेशन। नाउ अब हम लोग पढ़ते हैं रिडक्शनिज्म, ठीक है। रिडक्शनिज्म में क्या होता है, एक बहुत बड़े से चीज को जब हम लोग रिलेट कर देते हैं एक छोटे से चीज है, मतलब अगर वो बहुत बड़ी सी चीज को समझना है ना, तो पहले उसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दो, हर एक पार्ट को समझ लो, है ना, देन वो बड़ा प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए ना कि मुझे बहुत ज्यादा सर दर्द दे रहा है, उल्टी आ रही है, बुखार हो रहा है। अब ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ना। अब इसका मैं अगर रूट में जाऊं, इसे धीरे धीरे छोटे छोटे हम लोग छोटे छोटे पार्ट्स को समझते हैं, है ना, कि ठीक है भाई बुखार आ रहा है ना, सर दर्द दे रहा है, ठीक है, उल्टी उल्टी लग रहा है, तो क्या कर सकते हैं, क्या प्रॉब्लम हो सकता है? तो अपना एक बार ब्लड टेस्ट करवा लो, ठीक है। ब्लड टेस्ट करवा लिए तो कुछ मुझे इन्फेक्शन निकल के आया। अब वो इन्फेक्शन जो निकला है वो इन्फेक्शन है कहाँ पे? तो कुछ स्पेसिफिक केमिकल्स होंगे। वो स्पेसिफिक केमिकल कहाँ कौन रिलीज करता है, क्यों रिलीज होता है, कब रिलीज होता है? तो भाई ये केमिकल तब रिलीज होता है जब जो लीवर है वो डैमेज होता है, ठीक है ना। तो अब लीवर मेरा डैमेज है, ये पता चल गया। अब लीवर डैमेज है, इसके वजह से ये सारे सिम्टम्स हो रहे हैं। तो छोटी प्रॉब्लम क्या थी कि लीवर डैमेज है, लेकिन ये बड़ा इफेक्ट शो किया पूरे बॉडी में। क्या? बुखार आ रहा है, सर दर्द दे रहा है ना। तो ये सारी चीजें, जो भी चीजें हैं, वो रिडक्शनिज्म कहलाती हैं, एक बड़े प्रॉब्लम को समझने के लिए छोटे छोटे चीजों को समझने के लिए। अब जैसे कि एग्जांपल के लिए मेरे पास एक फैन है। अब मुझे समझना है कि ये फैन घूम कैसे रहा है, ठीक है। तो अगर मुझे ये समझना होगा तो पहले मुझे इस पंखे को खोलना होगा और जो छोटे छोटे पार्ट्स को समझना होगा। इसमें एक आपको शाफ्ट मिलेगा, शाफ्ट का क्या काम है? एक मोटर मिलेगा, ये मोटर क्या कर रहा है, क्यों है इसमें लगा हुआ ये मोटर, है ना। इसमें कुछ आपको मैग्नेट्स मिलेंगे, ये मैग्नेट्स क्या कर रहे हैं इसमें, ठीक है। आपको एक कैपेसिटर मिलेगा,
ये कैपेसिटर इसमें क्या कर रहा है, ठीक है। ये छोटे छोटे पार्ट्स हैं। अब इन पार्ट्स को जब हम लोग समझना स्टार्ट करेंगे तो हम लोग समझ पाएंगे कि फैन वर्क कैसे कर रहा है। लेकिन इसका एक और फायदा भी है कि अगर आपको इन मैग्नेट्स का वर्किंग पता चल जाए तो आप इस मैग्नेट्स को कहीं और भी तो यूज कर सकते हो ना, कुछ और चीज भी बनाने में यूज कर सकते हो। अगर आपको इस कैपेसिटर का वर्क पता चल गया तो आप इस कैपेसिटर को कहीं और यूज कर सकते हो, कुछ और चीज बनाने में यूज कर सकते हो, राइट। इस मोटर का अगर आपको वर्किंग पता चल गया तो आप इस मोटर को कहीं और यूज कर सकते हो, राइट। तो रिडक्शनिज्म हमें अपॉर्चुनिटी देता है कुछ नए टेक्नोलॉजी को क्रिएट करने का, ठीक है। रिडक्शनिज्म से ही कुछ नए टेक्नोलॉजी हम क्रिएट कर पाते हैं क्योंकि हम उनके बेसिक पार्ट्स को समझ रहे होते हैं, ठीक है। तो ये जो था ये पूरा स्टैंडर्ड 11 का ये पहला था फिजिकल वर्ल्ड, ठीक है ना, जिसमें हम लोग ये पढ़ पाए। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे यूनिट्स के बारे में, उनके मेजरमेंट के बारे में, ठीक है। वहीं से ये पूरा स्टैंडर्ड 11 स्टार्ट होता है एंड अच्छे से पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 11 को, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।